हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लेकर के बात कर रहे थे। कल की क्लास में तकरीबन हम लोगों ने 13 से 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज अपने उसी डिस्कशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास के अंदर भी हम तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास वो क्या है, एक्स और वाई नामक दो संस्थानों में दाखिल छात्रों की संख्या क्रमशः 5:8 में है। यदि संस्थान एक्स में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए और संस्थान वाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। देखो, बात कर रहा है एक्स की और वाई की, दो संस्थान है अपने पास। रेशियो दिया है इनका छात्रों की संख्याओं का 5:8। अब ये रेशियो है, अपने को एक्चुअल वैल्यूज चाहिए तो एक जीरो में इसको पकड़ा दूं, एक जीरो में इसको पकड़ा दूं। आप ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा रहे हो और यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितनी भी जीरो बढ़ाओ उसके दौरान आपके रेशियोज की जो भी वैल्यूज हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अब हमने एक जीरो बढ़ाया है तो कोई चेंजेस नहीं आया। पहले रेशियो 5:8 था तो अब भी रेशियो 5:8 ही है। अब उसने आगे क्या कहा, यदि संस्थान एक्स में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 50 का 10% कितना हुआ, 5 हुआ। 20% निकालोगे तो 5 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 50 में 10 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और संस्थान वाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 80 का 10% तो 8 हो गया, यानी कि 80 से कितना हो गया, 88 हो गया। तो क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। अब इनका रेशियो कैलकुलेट कर लो, काट दो इसको 4 से, 15 चौके 60 और 22 चौक 88। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसा ही है। ठीक है, सिंपल था सवाल। आते हैं इस प्रकार के सवाल कई बार एग्जाम के अंदर, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। 13 तक हम लोगों ने कल कर लिए थे, आज हम लोगों ने 13 से आगे स्टार्ट किए हैं। तो कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास जरूर देखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए और वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जितने भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं, चाहे वो आपके राजस्थान जीके की क्लास हो, चाहे आपके जनरल साइंस की क्लास हो, सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2004 में राज्य एक्स, वाई तथा जेड से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5:8:7 हैं। यदि राज्य वाई का उत्पादन राज्य एक्स से 1350 टन अधिक है तो तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितने टन होगा। इस प्रकार के सवाल डीआई के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं और डीआई के अंदर ही बनते हैं इस प्रकार के सवाल। और जो डीआई होता है ना, डीआई के अंदर आपके 2-3 चैप्टर काफी अच्छे होने चाहिए, जैसे आपका परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एवरेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ। इन्हीं 3-4 चैप्टर्स के इर्द गिर्द ही वो डीआई के क्वेश्चन को बिल्ड करता है, क्वेश्चंस को बनाता है। खैर, डीआई तो अपने सिलेबस में है नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। उसने क्या कहा, वर्ष 2004 में राज्य एक्स, वाई और जेड से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5:8:7 है। उसने आगे क्या कहा, यदि राज्य वाई का उत्पादन राज्य एक्स से, राज्य वाई का उत्पादन जो है वो राज्य एक्स से 1350 टन ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग तो 1350 ज्यादा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग 5 से 8 कितना ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है कि 3 ज्यादा है। यानी कि 3 के वैल्यू किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। 1350 के बराबर किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। आगे उसने क्या कहा, तो तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितने टन होगा। एक्स का उत्पादन 5 है, वाई का उत्पादन 8 है, जेड का उत्पादन 7 है। उसने पूछा है कुल उत्पादन कितने टन होगा तीनों राज्यों का। तो इन तीनों रेशियोज को ऐड करो, कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 और 7 20। यानी कि उसने अपने से 20 की वैल्यू पूछी है। जिसकी वैल्यू पूछी जाए हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कटने वाली चीज को काट दो, काटते हैं जी। 3 चौके 12, 3 5 15 और ये 0। 45 का डबल करोगे तो 90 हो जाएगा और 2 0 आगे लगा देंगे। यानी कि कितने, तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितने टन होगा, 9000 टन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है
वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर किया करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी आने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर ये जो चैनल है ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी के कमाई का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए की कमाई में 50% से वृद्धि हुई और बी की कमाई में 25% की कमी हुई तो उनकी कमाई का नया अनुपात जो है वो कितना हो जाता है? 8:7 बन जाता है। ए की कमाई कितनी है? साफ साफ दिख रहा है कि आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, आंकड़े अपर्याप्त है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई रियल वैल्यू नहीं दी गई। जब आपको कोई रियल वैल्यू ही नहीं दी जाएगी तो आप उनकी कमाई कैसे निकाल पाओगे? ए की कमाई तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे देखो ए और बी की कमाई का अनुपात कितना दिया है? 4:7 दिया है। इसको मैंने मान लिया 1:0 इसको दिया, 1:0 मैंने इसको दिया। अब उसने क्या कहा, यदि ए की कमाई में 50% की वृद्धि हुई और बी की कमाई में 25% की कमी हुई तो जो नया अनुपात है वो 8:7 हुआ है। उसने ऐसा कहा है। तो ए की कमाई कितनी है? भाई मुझे एक बात बताओ, कोई अपने को कोई वैल्यू दी गई होगी, जैसे मान लो कि अपने को 8800 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मान लो 8800 अपने को दिया, तभी तो आप 7 और 4 11 को ऐड करके इसके इक्विवेलेंट रखोगे ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जब इस प्रकार की कोई रियल वैल्यू ही नहीं दी गई तो आप रेशियोज को ऐड करके किसके इक्विवेलेंट रखोगे? रख ही नहीं पाओगे। यानी कि यहाँ पर तो जो भी डेटा है वो इनसफिशियंट है, डेटा पर्याप्त नहीं है। तो जब तक कोई रियल वैल्यू नहीं दी जाएगी तब तक आप ए की कमाई नहीं बता पाओगे। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ना वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है ना तो वो लगे रहते हैं निकालने के, लेकिन निकलेगा कैसे? आंसर ही आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो फिर वो सोचेंगे कि यार कहीं ना कहीं हो सकता है कोई और कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई हो रहा हो। तो चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा करिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ए, बी और सी आपस में 42 रुपए की राशि क्रमशः 7, 8 और 6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में, देखो यहाँ पर रियल वैल्यू दी गई है अपने को, तो मुझे साफ साफ पता है कि इनका जो एडिशन है ना वो इसके इक्विवेलेंट होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज स्ट्राइक हो गई कि हाँ इसका एडिशन में इसके इक्विवेलेंट रखूंगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, ए, बी और सी आपस में 42 रुपए की राशि क्रमशः 7, 8 और 6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़े जाएं तो उनकी राशि के हिस्सों का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? देखो बात कर रहा है ए, बी और सी की, अनुपात क्या है? 7, 8 और 6। यानी कि जो राशि है उसी को तो इस अनुपात में बांटा है, उसी को तो बांटा है। यदि इन तीनों को मैं वापस जोड़ूंगा तो बताओ इसके इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? इसी के इक्विवेलेंट होगा। तो आप जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 7 21, यानी कि 21 की वैल्यू किसके बराबर है? 4200 के बराबर है। अब एक बार तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे अपने को एक ही वैल्यू मिलेगी। फिर दूसरी बार आप इसको 8 से कर देना और तीसरी बार 6 से कर देना। ठीक है, इतना सा काम है, करते हैं। देखो इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42 होता है, 00, 7 दूनी 14, 1400, तो ये आ गया। ऐसे ही इसको 200 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। इसको 200 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। यानी ए के पास कितनी राशि है? 1400 है। बी के पास कितनी राशि है? 1600 है। सी के पास कितनी राशि है? 1200 है। अब जो चीज अपने पास काम की नहीं है उसको हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया। अब देखो, अब उसने आगे क्या कहा, इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़े जाएं। प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़ने हैं तो इसके हिस्से में 200 जोड़ूंगा तो 1600 हो गए, इसके हिस्से में 200 जोड़ूंगा तो 1800 हो गए, इसके हिस्से में 200 जोड़ूंगा तो 1400 हो गए। ठीक है,
तो उनकी राशि के हिस्सों का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। अब इनका रेशियो कैलकुलेट कर दो। इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, ये दो जीरो चले गए, 2 से काट दो, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया। तो 8:9:7 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। है क्या कोई ऑप्शन? ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, यदि A/B बराबर 3/4, B/C इक्वल टू 8/9 तथा C/D बराबर 15/16 हो तो A/D बताइए। रेशियो को मर्ज करना है अपने को। तो जो भी मैंने आपको कचरा फेंको मेथड बता रखा है आप उससे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कचरा फेंको मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी होता है कि मुझे कौन सा तरीका लगाना चाहिए जिससे हम लोग आंसर तक थोड़ा जल्दी पहुंच सके। अब यहाँ पर देखो, खैर मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। चलो पहले कचरा फेंको मेथड से बताता हूँ, थोड़ा सा लेंदी होगा। कचरा फेंको मेथड ये मैंने आपको बता भी रखा है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी प्रीवियस क्लासेस है ना उनको आप जरूर देखा करो, क्योंकि हर एक क्लासेस के अंदर मैं कुछ ना कुछ नई चीज जरूर बताता हूँ। अब इसमें देखो, A/B और B/C में कॉमन क्या है? B कॉमन है ना, तो जो कॉमन होता है उसे बीच में लिखते हैं, तो AB और ये C हो गया। तो B/C और C/D के अंदर कॉमन क्या है? तो आप कहोगे C कॉमन है, तो यहां पर मैंने D लिख दिया। ठीक है, अब जो भी रेशियोज इनके दिए गए हैं वो रेशियोज लिख देंगे। ऐसे करना नहीं एग्जाम में। जो कचरा फेंको मेथड है यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इससे भी कर सकते हो। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा ना वो बहुत ही शानदार तरीका है, आप आंखों ही आंखों में आंसर कर दोगे। देखो, A/B क्या है? 3 से 4। B/C क्या है? 8 से 9। C/D क्या है? 15 और ये 16। ठीक है, इसके साइड वाला प्लॉट खाली, तो 4 इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 15 और इधर भी 15 आ गया। ठीक है, इस तीर को हटा दूं मैं यहां से। ठीक है जी, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी काटपीट करनी होती है वो काटपीट करते हैं। तो काटपीट अभी कर लो ऊपर ही, ताकि नीचे कोई ज्यादा घोच पोच वाला काम ना रहे। तो काटते हैं, देखो सबसे पहले कितने से कट रहा है ये आपका यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15। आप 3 से काट सकते हो, काटते हैं। 3 त्रिका 9, ये 3, 3 पचे 15 और ये 3 पचे 15। ठीक है, और कट सकता है क्या? और मुझे दिख रहा है, देखो ये 4 से कट सकता है, तो 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, और कुछ कट सकता है? और तो देखो ये 4, ये 3 इधर है, ये 15 और इधर 5 है, तो इधर और तो कटेगा नहीं, ये 2 से भी नहीं कटेगा। देखो 2 इधर है, 2 यहाँ है और इधर 15 है, 2 से भी नहीं कटेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 दूनी 10, 10 तियां 30, ये 30 आ गया। ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये 40 आ गया। ये कितना आएगा? 15 ती 45, ये 45 आ गया। 4 3 12 और 12 चौक 48, ये 48 आ गया। अब ये कितने से कट सकता है? और भी कट सकता है क्या किसी से? खैर उसने पूछा क्या है उस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अटेंशन करते हैं। A/D उसने पूछा है, तो A तो कितना है? 30 और D क्या है? 40, यानी कि 30/48 उसने अपने से पूछा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसका हाफ 15, इसका हाफ 24। अब वापस इसको 3 से काट सकते हो, तो 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि 5/8 जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। 5/8। ठीक है, अब आपको एग्जाम में इसको इस तरीके से नहीं करना। कैसे करना है वो देखना आप। एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे वो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो तरीके मैं आपको बताता हूं मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर एक बेस्ट तरीका है वो देखना आप। यहाँ पर देखो, अपने से पूछा क्या है कि A/D क्या होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला। उसने पहले वाले रेशियो को उठाया है
और जस्ट लास्ट वाले रेशियो को उठाया है, पहले वाले रेशियो अपॉन लास्ट वाले रेशियो की ही वैल्यू पूछी है, तो आप इस केस में क्या किया करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी बराबर 3:4 इंटू 8:9 इंटू 15:16। अब यहां से अपने को a/d की वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखो b से तो b कटा है, c से c कटा है, तो बताओ a/d की वैल्यू मिली कि नहीं मिली, मिल गई। तो यहां पर जो चीजें काट सकते हो उन चीजों को काट दो, काटते हैं, देखो 3 पर कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, तो रेशियो क्या आ गया अपने पास, 5:8 आ गया, वही आ गया ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखो जहां पर पहले रेशियो को उठाया और लास्ट वाले रेशियो को उठाया, तो वहां पर यही वाला तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और ये चीज देख लेना कि काटने के दौरान जो है ना वो आपको ये नंबर कटते हुए दिखेंगे और लास्ट में ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आपको a/d ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। 2600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना तथा तीसरे भाग का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो पहला भाग क्या होगा। 2600 को 3 भागों में बांटा है, मान लिया पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग सी है। इसने क्या कहा, 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 2 गुना यानी कि ए का 2 गुना किसके बराबर है, दूसरे भाग का 3 गुना, दूसरा भाग बी माना तो बी का 3 गुना कर दिया, दूसरे भाग का 3 गुना तथा तीसरे भाग का 4 गुना, ये तीसरे भाग का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो पहला भाग क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को रेशियो निकालने पड़ेंगे, ए बी और सी के बीच में क्या रेशियो चल रहा है वो तो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी इस प्रकार की वैल्यूज अपने पास आ जाए, इस प्रकार की कोई इक्वेशन अपने को मिल जाए, तो कैसे इनका रेशियो निकालते हैं वो देखिएगा आप। जस्ट ये जो भी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी गई है ना, उनको पलटी मरवा दिया करो, ये मरवा दी पलटी। ठीक है, अब इसका जो भी डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को इक्वल किया करूं। अब यहाँ पर मुझे पता है कि 4, 3 और 2 को मैं कैसे इक्वल कर सकता हूं, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लो ताकि जो बेस वाली वैल्यूज है ना वो कट जाएं। तो मुझे साफ साफ पता है कि 4 को तो मैं 12 बना सकता हूँ, 3 को भी 12 बना देंगे, 2 को भी 12 बना देंगे। तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। इस 3 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। इस 2 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो बेस है, बेस तो सेम हो गया ना, देखो यहाँ पर 4:3, यहाँ पर 4:3, ये कितना है 12, ये 12 और ये भी 12, तो ये आपस में कट गए। तो अपने पास क्या बचा 6, 4, 3, तो ये 6, 4, 3 है, ये 6 तो है ए, ये 4 है बी और ये 3 क्या है सी, तो ये अपने पास a/b/c आ गया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब उसने आगे क्या कहा कि 2600 रुपए को 3 भागों में बांटा है, यानी कि 2600 रुपए को 6:4:3 में बांटा है। अब बताओ इन तीनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा इसके बराबर। यानी कि 2600 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 और 4 10 और 3 13, 13 के बराबर है, तो अपोन में 13 लिख दिया। उसने क्या पूछा है, पहला भाग क्या होगा, तो पहले भाग का रेशियो क्या है अपने पास 6 है ना, यानी कि उसने 6 की वैल्यू पूछी है और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर दो, 13 दूनी 26, ये 200 आ गया, 200 का 6 गुना कितना होता है 1200, तो 1200 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। पहला भाग क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याएं 4:5 में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच अनुपात 5:6 हो जाता है, संख्याएं बताइए। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लिया a और b है और उनके बीच अनुपात क्या है 4:5 है, इसको मैं x दे सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो की वैल्यूज के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 मैंने यहां पर जोड़ा, 5 मैंने यहां पर जोड़ा, ठीक है, तो उनके बीच अनुपात 5:6 हो जाता है। तो इसको देखो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखूंगा मैं,
4x प्लस 5 अपॉन 5x+5 किसके बराबर बताया उसने? 5:6 के बराबर बता दिया। अब इसको सोल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालते हैं। देखो 24x प्लस 30, 25x प्लस 25। अब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है? 5 आ गई है। उसने पूछा है संख्याएं बताइए, तो पहली संख्या तो अपनी 4x थी, दूसरी संख्या 5x थी। x की वैल्यू अपने को मिल गई है, तो x की वैल्यू 4x में रख दो और x की वैल्यू 5x में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 5 का 4 गुना करोगे तो 20 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी? 5 का 5 गुना करोगे तो कितनी आ जाएगी जी? 25 आ जाएगी। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई अपनी? एक तो 20 हो गई, एक 25 हो गई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि चतुर्थ समानुपाती निकाला कैसे जाता है। आप नोट डाल करके लिख सकते हैं। नोट, जैसे मान लो कि अपने को जब भी चतुर्थ समानुपाती की बात की जाए तो अपने को हमेशा 3 वैल्यूज दी जाती हैं। इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज दी गई है ना, वैसे ही अपने को 3 वैल्यूज दी गई होंगी। मान लिया कि वो 3 वैल्यूज ए, बी और सी हैं और चतुर्थ समानुपाती पूछेगा, यानी कि जो चतुर्थ समानुपाती है उसको हमने x मान लिया, यानी कि कुल मिलाकर के अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज देखो, a/b बराबर c/x करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ax इक्वल टू bc और x बराबर bc/a। तो आप डायरेक्ट इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको लास्ट वाले 2 नंबर दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करो और भाग किसका लगा दो? जो पहले जो वैल्यू दी गई है उसका भाग लगा दो, अपने पास चतुर्थ समानुपाती की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू तो a की है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो b और c को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 3 आ जाएगा अपॉन a की वैल्यू क्या है अपने पास? 4 है ना, तो ये 4 रख दिया। 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो अपना चतुर्थ समानुपाती क्या आ गया? 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए जी, 4 और 6 का तृतीय समानुपाती बताइए। तो यहां पर भी आप नोट डाल करके एक लाइन लिख लो। जब भी अपने को तृतीय समानुपाती पूछेगा तो हमेशा 2 वैल्यूज दी जाएंगी। हमने मान लिया कि जो 2 वैल्यूज है अपने पास वो a और b है और x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a/b बराबर b/x। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? ax इक्वल टू b स्क्वायर, x इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। तो ये चीज भी अपने को डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। मेमोरी टिप्स आप बना लेना, इसको आप याद रख लेना। तो जब भी आपको तृतीय समानुपाती पूछा जाए उस केस में क्या करते हैं? जो भी सेकंड नंबर पर लिखा हुआ नंबर है उसका स्क्वायर करो और जो पहले स्थान पर लिखा हुआ नंबर है उसको b स्क्वायर के अंदर भाग लगा दो। यही तो करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही करना है अपने को। तो ये तो वैल्यू है a की और जो बाद में लिखी गई वैल्यू है वो है b की। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर करो तो b का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 36 आया। भाग किसका लगाना है? 4 का लगाना है। 4 का भाग लगा दो, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि जो तृतीय समानुपाती है अपना वो क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में काफी बार पूछता है। मध्यानुपाती बताइए, चतुर्थ समानुपाती बताइए, तृतीय समानुपाती बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो और फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर पूछा है 16 और 4 का मध्य समानुपाती बताइए। तो जब भी आपको मध्य समानुपाती पूछा जाए तो जो भी 2 नंबर दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया करो और उनका रूट ले लिया करो। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा।
64 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 आपका आंसर हो गया, पेन भी नहीं उठाना पड़ा। तो जब भी मध्य समानुपाती पूछे तो क्या करना है, जो भी दो नंबर दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और उनका रूट ले लो। तो 16 चौके 64 होता है, और 64 किसका रूट होता है, 8 का रूट होता है, तो 8 बाहर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखिएगा, ये देखिए, पी और क्यू की आय 3:2 में है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपए बचाता है तो उनकी आय बताइए। तो आपको पता है कि आय में से जब हम बचत को माइनस करते हैं तो बताओ हमेशा अपने पास क्या आता है, व्यय आता है। आय जो है वो बचत और व्यय से मिलकर के ही तो बनती है ना, ठीक बात है। तो आय में से जब भी आप बचत को माइनस करोगे तो हमेशा व्यय आएगा, तो इसी चीज को यहां पर फॉलो करेंगे। उसने आय का क्या रेशियो दिया है अपने को, 3x और 2x दिया है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3x/2x, तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपए बचाता है, यानी 3x ने 2000 रुपए बचाए, तो 3x माइनस 2000 किया हमने, यहां पर भी 2000 किया। जस्ट इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, उसके बाद में मैं व्यय का रेशियो लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर व्यय है ना, और यहाँ पर इसने व्यय का रेशियो अपने को कितना दिया है, 5:3 दिया है, तो 5:3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, बस करते हैं सोल्व। यह आ गया 9x माइनस 6000 इक्वल टू 10x इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो केवल x बचेगा। 10,000 में से 6,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई है अपने पास। उसने क्या पूछा है, तो उनकी आय बताइए, यानी कि आपको p और q की आय बतानी है। तो p की आय तो क्या हमने मानी थी, 3x है, और q की वैल्यू क्या है, 2x है। x की वैल्यू अपने पास है, तो p और q की वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे। x का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, 12,000। तो p की आय तो कितनी आ गई, 12,000। q की आय कैसे निकालोगे, 4,000 का 2 गुना कर दो, कितना आ गया, 8,000। 8,000, तो p की आय तो क्या हो गई अपनी, 12,000। q की आय हो गई 8,000। तो है क्या कोई ऑप्शन, ये रहा 12,000 और 8,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की संख्या को 9:8 में कम कर दिया जाता है, जबकि उनकी आय को 14:15 में बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए कुल व्यय किस अनुपात में बढ़ता अथवा घटता है। करें क्वेश्चन को, देखिए भाई, पहले कर्मचारी कितने थे, 9 थे, और अब कर्मचारी क्या कर दिए, 8 कर दिए, एक कर्मचारी की कमी कर दी है। अब उसने कर्मचारियों की संख्या में कमी की है, लेकिन वेतन को बढ़ाया है। किस रेशियो में बढ़ाया है, 14:15। पहले 14 था और अब 15 कर दिया। पहले जितने आदमी थे उनसे कम कर दिए। पहले जितना वेतन देता था, वेतन उससे ज्यादा बढ़ा दिया। तो बताओ उस पर क्या खर्च पड़ा। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 126। 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120। यानी कि साफ साफ दिख रहा ना, 126 से 120 हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। तो कमी वाला आंसर होगा। ये इंक्रीज बोला, गलत हो गया। इंक्रीज बोला, ये भी गलत हो गया। अब उसने चीजें रेशियो के अंदर दी हैं, तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कौन सी वैल्यूज होती है, किसी नंबर को आप जितना काट सकते हो ना, और फाइनली जो वैल्यू आती है जब उसका कटना पॉसिबल नहीं हो पाता, वही चीज रेशियो है। अब आप इसको रेशियो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फर्दर कट सकती हैं। तो इनको काटो, तो काटते हैं, देखो 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 कम 6, और ये आ गया 20। अब 21 और 20 को आप वापस किसी सिंगल नंबर से नहीं काट सकते ना, तो इसका रेशियो क्या है, 21:20 है। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा जहां पर डिक्रीमेंट की बात करें और 21:20 लिखे, तो ये है ना ऑप्शन नंबर 4, 21 से 20। ये तो वैसे ही गलत है, देखो उसने इंक्रीज कहा है और 2120 लिख करके दिया है। अरे 2120 इंक्रीज थोड़ी होता है, 21 से 20 तो डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन पर डायरेक्ट नजर पड़ जाए तो आप डायरेक्ट काट दिया करो कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये।
एग्जाम में टपकेगा, टपकेगा। एक सवाल तो ये है, इसके अलावा कोइन का एक टाइप और है, वो और मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चंस के साथ में ही, ठीक है। और किसी ना किसी शिफ्ट में ये गारंटी है कि आपको ये सिक्के वाला सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से समझिएगा, यहां पर नोट लगा करके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, अपने पास कोई भी नोट हो, उस नोट के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है ना, वही वो नोट होता है। जैसे मान लो कि अपने पास 10 रुपए का नोट है, तो उस 10 रुपए के नोट के ऊपर आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि वो 10 रुपए का नोट है, क्योंकि उस पर 10 लिखा है। ऐसे ही 20 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर 20 लिखा है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो किसी नोट के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसे हमेशा कहा जाता है बेस वैल्यू। उसे क्या कहते हैं जी? बेस वैल्यू, आधार मूल्य। किसी नोट के ऊपर लिखी गई जो वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है? बेस वैल्यू, ठीक है। तो मान लो कि अपने पास एक तो नोट है 10 रुपए का, एक नोट है अपने पास 20 रुपए का, और इन नोटों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ नोट, मान लो कि 10 रुपए के अपने पास 5 नोट हैं, 20 रुपए के अपने पास 10 नोट हैं। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ आपके पास कितने रुपए हैं? तो आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 50 रुपीज, तो ये आ गया। आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो बताओ आपके पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं। आपके पास 20 रुपए के 10 नोट हैं, तो बताओ आपके पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं। यानी कि आपके पास टोटल मूल्य कितना है? आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 250। यानी कि आपके पास टोटल 250 रुपए है। अच्छा, इस दौरान आपने क्या किया? इस दौरान आपने बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ नोट, और आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास मूल्य आ गया। तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला है? कि जब भी बेस वैल्यू, आधार मूल्य को यदि हम मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ नोट, नोट की जगह पर कॉइन्स भी हो सकता है, तो हमेशा आपके पास वैल्यू आती है, हमेशा आपके पास मूल्य आता है। ये जो चीज है इसको अपने माइंड में सेट करके चलना। ये जो सिक्के वाले क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पर सोल्व होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अब इस क्वेश्चन का निपटारा कर दे। देखो, इसको हटाता हूँ, तो ये जो भी चीजें जो काम की होती है वो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे कहीं ना कहीं राइट डाउन जरूर किया करिए। अगर आप स्नैपशॉट लोगे तो निश्चित तौर पर स्नैपशॉट गायब हो जाएगा आपके मोबाइल से, और बार बार फिर क्लास थोड़ी देखोगे। इतना टाइम कहाँ है अपने पास कि हम बार बार बैठ करके क्लास देखें। देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बक्से में 300 रुपए हैं, जो 1 रुपए बेस वैल्यू की बात कर रही है। देखो, 1 रुपए 50 पैसे, इस 50 पैसे को कि हम 50 पैसे को भी हम रुपए के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 रुपए। 25 पैसे को रुपए की फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 रुपए। तो ये तो है अपने पास बेस वैल्यू। अब एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। बेस वैल्यू अपने को दे दी, एवं उनका अनुपात, ये उनकी संख्याओं का अनुपात है। क्या अनुपात है जी? 2x, 4x, 8x। यानी कि ये चीज क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है अपने पास, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब यहां पर जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास क्या आएगी? अपने पास वैल्यू आएगी। करो इनको आपस में मल्टीप्लाई, 2x को x से 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, 4x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x आ जाएगा, 8x को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे वापस अपने पास 2x आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू का रेशियो है, जो मूल्य का रेशियो है, वो कितना है अपने पास? 1:1:1 है, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो आप, इनका एडिशन किसके बराबर होगा? इनका एडिशन तो 300 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर टोटल वैल्यू अपने पास कितनी है? टोटल वैल्यू तो अपने पास 6x है ना। फिर 2x 4x हो गया, और 2x कितना हो गया? 6x हो गया। तो 6x की वैल्यू किसके बराबर है? 300 के बराबर है। या फिर आप यहां पर x ना लिखो, कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपके, x मत लिखो आप, अरे पर x आप एक बार मत लिखो बस। तो 2 और 2 4 और 6,
यानी कि 300 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। उसने पूछा क्या है अपने से, उसने पूछा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे वाले सिक्के क्या है अपने पास, देखो ये है 25 पैसे वाले सिक्के, यानी कि उसने 8x की वैल्यू अपने से पूछी है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30, तो ये हो गया 0 और 8 पंजे 40 और अपने पास कितना आ गया 400। यानी कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है जी, 400 है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल था सवाल, बस आपको जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 कारों की चालें क्रमशः 2:3:5 में है, उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को बताइए। तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होती है। अब उसने अपने से क्या कहा है, समान दूरी, यानी कि जो दूरी है वो कांस्टेंट है, और जब आप दूरी को कांस्टेंट करोगे तो जो आपकी स्पीड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, टी के। अब टी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/t के प्रोपोर्शनल है, बोलते टाइम ध्यान रखना है इस चीज का भी। तो यहां पर अगर आप एस को बढ़ाओगे तो टी घटेगा, टी को घटाओगे तो एस को घटाओगे तो टी बढ़ेगा, एस का जो भी रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा टी का रेशियो होगा, टी का जो भी रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा एस का रेशियो होगा। तो उसने अपने को चाल का रेशियो दिया है, अपने से समय के अनुपात को पूछा है, तो चाल का जो भी रेशियो है उसको पलटी मरवा दो, और पलटी मरवा करके रेशियो कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने आपको बता रखा है, बस कर देते हैं सोल्व। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। देखो जो भी अपनी, यार ऐसी लिख देता हूं मैं, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 अपने को गिवन है, ये कितना है 2:3:5 है। इसको पलटी मरवा दो तो क्या आएगा 1/2 1/3 1/5। अब यहां से जो रेशियो निकालोगे ना वो किसका रेशियो आएगा, वो टाइम का रेशियो आएगा। तो जो भी डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज हैं उनको इक्वल बनाओ ताकि आपस में कट सके। तो इक्वल बनाओगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर भी 10 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से, इसको भी 15 से कर दिया। तो देखो 15 दूनी 30 नीचे बन गया, 10 तिया 30 ये नीचे बन गया, 6 पंजे 30 ये नीचे बन गया। अब कटने वाली चीजें काट दो, ये कट गई आपस में। तो अपने पास क्या आ गया, 15:10:6। ये किसका रेशियो है जी, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था अपने से, समय के अनुपात को बताइए। तो समय का अनुपात क्या आएगा, 15:10:6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में उम्मीद करूंगा कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए ताकि ये जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको लगातार वे में मिलती रहे। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे कल की क्लास में इसी समय के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।